देख रहे थे। हमारा चल रहा था एनईपी 2020 ना, कि एनईपी 2020 किस मायने में अलग है। तो हम लोग एनईपी 2020 को देखे कि वह 10+2 वाला सिस्टम से पूरी तरह से अलग कर दिया। अब क्या कर दिया, तो 5+3 प्लस क्या किया, 3 और +4 कर दिया। उसके बाद 10+2 वाला सिस्टम में हमारा कौन सा था, खाली रटने वाला बात पे जोर देता था। लेकिन एनईपी किस पे जोर देता है कि नहीं, अब तुमको क्या करना है, हमको समझना है। अच्छा, तीसरा अंतर क्या देखे कि 10+2 जो है पूरा साल भर पढ़ाई करो और मात्र 3 घंटा के को परीक्षा लेके तेरा आकलन करता था, है ना, पास है कि फेल है। तो वो वाला आकलन का क्या नाम था, उस आकलन का नाम था समेटिव आकलन। क्या था, समेटिव, यानी योगात्मक आकलन पे ज्यादा जोर देता था। लेकिन एनईपी गलत बताया उसको। एनईपी बोला नहीं, साल भर अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन से आकलन कैसे करेंगे। जैसे कोई पौधा का उदाहरण दिया कि ये पौधा 365 दिन हम इसको छोड़ देंगे मरने के लिए और मात्र एक दिन आकर के देखेंगे कि ये कितना ताजा ताजा है, तो वो तो मेरा गलती है। हमको एक पौधे को हर एक दिन ना देखना है। तो एक पौधे को हर एक दिन देखना है, तो एक बच्चे को भी हर एक दिन देखना है कि उसका जड़ कैसा है, संस्कार कैसा है, सोच कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, मैंने शुरू से लेके अंत तक। यानी कि वो कैसा आकलन करने की बात कर रहा है, 360 डिग्री, यानी सर्वांगीण आकलन। और वह बोला कि हमको साल के अंतिम में परीक्षा नहीं लेना है, बल्कि हमको डेली डेली आकलन करना है। तो डेली डेली आकलन वाला का नाम क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेटिव। मैटिव। आ फॉर्मेटिव। रहा है समझ में कि नहीं आ रहा तुम लोग को। आ रहा है इसमें। चलो, तो अब देखो, यहाँ पर हो गया हमारा समग्र आकलन क्या है। समग्र आकलन को वहां एग्जाम में देगा, देखो क्या देगा, 360 डिग्री बोलेगा। 360 डिग्री का आकलन क्या है, यानी तो इसी को नाम देगा हॉलिस्टिक। क्या नाम देगा, हॉलिस्टिक। तो हॉलिस्टिक वाला क्या है भैया, तो हॉलिस्टिक वाला है कि सब कुछ को, बच्चा पढ़ाई के साथ साथ उसका फीलिंग को आकलन करो, उसका बिहेवियर को देखो, उसका खेल कूद को देखो, सोचने की शक्ति का देखो, सब चीज का। मतलब ये वाला आकलन खाली मार्क्स को नहीं देखता है, बल्कि टोटल विकास को देखता है। तो विकास में क्या क्या आ जाएगा, बता सकते हो विकास में क्या क्या आएगा। हम्म। हाँ, तुम लोग तो इतना शारीरिक विकास है। ऐसा शांत है मानसिक जैसे। विकास। हाँ देखो यहाँ क्या क्या आता है हमारे पास में। विकास की अगर बात करें तो सबसे पहले विकास में आएगा तुम्हारा एकेडमिक लर्निंग, कि तुमको विषय की समझ है कि नहीं, ज्ञान हो रहा है कि नहीं, समस्या अगर आता है तो समाधान कर सकते हो कि नहीं। ये तो पहला हो गया, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा वाला में। अच्छा, दूसरा वाला कहीं छुप गया है क्या, ये हो गया दूसरा। दूसरा वाला हो गया तुम्हारा फीलिंग, कि तुम किसी का दुख में मदद करती हो कि नहीं, किसी का सुख में, बर्थडे बर्थडे में जाती हो कि नहीं, तुम्हारा दिल में मानवता और इंसानियत है कि नहीं, यानी दूसरे के खुशी भावना को समझती हो नहीं समझती हो। ये सब भी बहुत जरूरी है। अगर भावना वाला को नहीं देखेंगे, तो देखते हो ना, बड़ा बड़ा कोई कोई डॉक्टर होता है जो गरीब का पैसा लेता भी नहीं, इलाज कर देता है, तो भावना को देख लिया तब तो। अच्छा, तीसरा वाला हमारा क्या आ गया, तो तीसरा वाला आ गया यहाँ पे देखो, बिहेवियर को। बिहेवियर का मतलब है कि मम्मी के बार बार डांटने से तुम पढ़ाई कर रहे हो क्या, मम्मी के बार बार कहने से तुम कॉपी बना रहे हो क्या, है ना। तो नहीं, बिहेवियर वाला आकलन क्या है, दिखाता है कि तुम में अनुशासन स्वयं वाला होना चाहिए, जिम्मेदारी समझो, सहयोग करो और एक दूसरे का दोस्त बनकर रहो, मतलब कि हाथ से हाथ साथ लेकर के चलो। ये वाला एनईपी बात करता है। तीसरा के बाद चौथा वाला आ गया, एनईपी खेल कूद को भी महत्व देता है। बोलता है क्या कि फिजिकल और स्पोर्ट्स होना जरूरी है, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो खेलने के दरमियान में टीम भावना सीखेगा। अगर टीम भावना सीखेगा तभी तो वो लीडर बनेगा, क्योंकि उसमें सहन शक्ति आती है। तो बच्चे का खेल कूद पे जोर कौन देता है, एनईपी देता है। अच्छा, फिर अब आ जा तुम्हारा पांचवा नंबर, थिंकिंग स्किल। थिंकिंग स्किल यानी रचनात्मकता की बात कौन करता है, एनईपी बोलता है हमको रट्टू फट्टू नहीं चाहिए, हमको ऐसा बच्चा चाहिए जिसमें जिज्ञासा हो, जिसकी सोच तार्किक हो और जिसमें निर्णय लेने की क्या हो, क्षमता हो। एनईपी तो बहुत ज्यादा ना चेंज कर दिया। तो यानी कि एनईपी का मकसद 360 डिग्री अगर असेसमेंट की बात करें तो उसका लक्ष्य होता है कि हर एक बच्चे का संतुलित, संतुलित का मतलब खाली पढ़ाई में हीरो मत बना दो, उसको सामाजिकता, मानवता, इंसानियत, अनुशासन सब में हीरो बनाओ, सब में चैंपियन बनाओ। तो यही है समग्र विकास, यही 360 डिग्री असेसमेंट हो गया हमारा। तो नतीजा क्या होता है, इतना सारा अगर तुम ध्यान देगी पहलू पे, तो बच्चा आत्मविश्वासी बनेगा, संवेदनशील बनेगा, जिम्मेदार बनेगा,
सक्षम नागरिक का क्या होगा, वहां निर्माण होगा, और देश को ऐसी नागरिक की जरूरत है। तो यहाँ पर याद रखो कि हम बच्चे को खाली नंबर से नहीं, बल्कि उसकी पूरी क्षमता और व्यक्तित्व से पहचानते हैं। ये किसका फायदा है, बता सकती हो किसका फायदा हो रहा है? ये फायदा हो रहा है समग्र आकलन। क्या है यहाँ हेडिंग में बताना? समग्र आकलन। समग्र आकलन, ठीक है। अब अगला वाला हम लोग देखते हैं एनईपी का। एनईपी वाला में आ जाओ। तो एनईपी, एनईपी का जो समग्र आकलन है, तो समग्र आकलन का पूछेगा कि कोर कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम सारा चीज शॉर्ट में बता दिए हैं। हल्का सा एक थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। देखो 360 डिग्री का मतलब है, होता है ना, तुम यहाँ से चलना चालू करो, यहाँ 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 जाकर पूरा चक्कर लगा लो, यानी कि लड़का जो है, बच्चा है, उसका पैर से लेकर सर, और सर से लेकर वापस पैर, एक एक कोना कोना छान मारो कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो इतना ध्यान से रखोगे तो बच्चा तो तुम्हारा हीरो बनेगा ही इस सभी विषय में। तो पहला वाला ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया है कि हमको 360 डिग्री जो होता है वो बहुआयामी होता है, खाली एक तो आयाम पर ध्यान नहीं देते हैं। जितना जिंदगी का आयाम जुड़ा हुआ है एक अच्छा बच्चा बनने के लिए, सारा आयाम पे ध्यान देके उस पे विकास करवाते हैं। तो बोले ऐसा तीन को पिलर का नाम बताओ, क्या क्या है इसका स्तंभ क्या है? तो पहला वाला स्तंभ क्या होगा जी रासमुनि? संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है, हम लोग छोटा करें नहीं, ठीक है रहने दो। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है बच्चा, सबसे पहले तो बुद्धि की बात करो कि बच्चा जानकारी को समझ पा रहा है कि नहीं, अलजेब्रा हल कर पा रहा है कि नहीं, समस्या को कैसे देख रहा है, नई चीज को कैसे सीख रहा है। यानी 360 डिग्री का पहला स्तंभ क्या हो गया तेरा? कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष। कॉग्निटिव डोमेन। तो बच्चे के पास में इतना सारा किताब है, झारखंड टेट का एग्जाम दे रहा है, समझी, और ये सोच रहा है कि कहीं मेरा एग्जाम में बत्ती गुल ना हो जाए, हम ये भी पढ़ें, ये भी पढ़ें, ये भी पढ़ें और सब चीज पढ़ें। तो बच्चा अपना अपना कॉग्निशन को डेवलप कर रहा है ये वाला। तो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें देखो, यहाँ पर याद रखना कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में खाली रोट लर्निंग यानी कि बच्चे को रटंतु नहीं बनाना है, जब बल्कि हमको बच्चे में क्या विकसित करना है, आलोचनात्मक सोच यानी फिर क्रिटिकल उसके बाद डेवलप करना है, और बच्चे में तार्किकता यानी रीजनिंग का भी क्या होता है, वहां पर परीक्षण होता है। तो इसी का परीक्षा लेता है वो लोग, कैसा केस स्टडी वाला क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, देता है ना केस स्टडी वाला क्वेश्चन। और आजकल एग्जाम एक को देता है पैराग्राफ वाला, देखे हो? जी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। तो कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या होता है, तो कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग यानी बच्चे को देखता है, बच्चा जानकारी को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। नहीं जब समझ। अंडरस्टैंडिंग होगा तब क्या होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व प्रॉब्लम कर सॉल्विंग। पाता है कि नहीं कर पाता है। और उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है। जब आलोचनात्मक डेवलप हो गया तो लास्ट में देखते हैं कि बच्चा तर्क रीजनिंग करता और एनालिसिस। है, वह विश्लेषण करता है कि नहीं करता है। संश्लेषण विश्लेषण पढ़ा है ना, एनालिसिस सिंथेसिस। जी। तो ये पहला स्तंभ है कि दूसरा स्तंभ है, बताना। पहला स्तंभ है। और उसका क्या नाम है पहला स्तंभ का, बताओ? कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। अब बताओ पहला के बाद कौन सा स्तंभ आएगा, तीसरा कि दूसरा? दूसरा। दूसरा। भावनात्मक। इफेक्टिव डोमेन। देखो दूसरा हमारा होगा अफेक्टिव डोमेन, यानी कि तुम खाली पढ़ लिख करके रावण जैसा विद्वान हो जाएगी तो सीता का तो बार बार ना अपहरण होगा। तुमको तो खाली जी। ज्ञान के साथ साथ क्या चाहिए, भावना भी तो समझना चाहिए। तो दूसरा वाला इसका स्तंभ होता है भावना का, भावनात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन। तेरा दिल का विकास होना जरूरी है, नहीं दिल का विकास होगा तो क्या नतीजा होगा, लाख विद्वान हो जाओ तुम माँ को नहीं पूछोगे, बाप को नहीं पूछोगे, भाई बहन को नहीं पूछोगे, अड़ोस पड़ोस किसी का दुख दर्द से मतलब ही नहीं रहेगा। तो वैसा इंसान इंसान थोड़ी होता है। तो याद रखना यही हमारा सेकंड पिलर है। सेकंड पिलर में किसका विकास की बात करता है, बताओ तो जरा? इफेक्टिव डोमेन यानी दिल का विकास। दिल का विकास। तो दिल का मतलब यहाँ पे क्या है, दिल का मतलब तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, छुपा होता है, बताओ तो क्या छिपा हुआ दिल के अंदर? भावना। भावना। भावना का मतलब तुम्हारा देखो, तुम्हारा क्रोध बचना है, क्रोध, इच्छा, या देश। सच है ना, प्रतिस्पर्धा, सम्मान, प्यार, सब कुछ तो यहाँ देख रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ हम देखते हैं कि बच्चा दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करता है, क्या उसमें सहानुभूति है, क्या वह या टीम में नहीं।
सकता है, क्या वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाता है। मान लो हम सभी बच्चे का दिल का अच्छा से विकास कर दें, तो वही ना बच्चा आज नहीं तो कल डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एसपी डीएसपी बनेगा। और सारा बच्चा का दिल अगर अच्छा होगा तो जनता को घूस देने की जरूरत पड़ेगा क्या, बताओ। नहीं। नहीं। नहीं, हमारा तुम्हारा जिंदगी का सारा कष्ट ये लोग आसानी से कर देगा, बिना पैसा खाए, बिना बेईमानी किए। तो समाज में तो खाली उन्नति उन्नति होगा। इसलिए यह दूसरा पिलर होता है क्या, दिल का विकास, यानी अफेक्टिव डोमेन। तो ये बच्चा देखो, ये बच्चा को अभी हम लोग क्या करा रहे हैं, दिल का विकास करा रहे हैं, सिखा रहे हैं। नहीं बेटा, ये बैड मैनर है, ये गुड मैनर है, तुमको ऐसे होना चाहिए, तुमको ऐसे होना चाहिए, तुमको उसके लिए ये करना चाहिए। तो बच्चा से शुरू से ही डालेंगे तब ना बच्चा बड़ा होकर के सीखेगा। तो दिल का विकास यानी भावना, भावना अफेक्टिव डोमेन में सबसे पहले क्या आ जाता है। देखो ये बच्चा उदास है, म्याऊं म्याऊं कर रहा है, तो ये बच्चा टर्रम टर्रम कर रहा है, आओ बाबू मेरे साथ खेलो, हम तुम्हारे दोस्त हो गए। तो क्या बच्चा दूसरे की भावनाओं को समझता है, यानी क्या उसको सहानुभूति है। कई सारे बच्चे को देखो ना, वो अपना पेंसिल रबड़ नहीं देगा, लेकिन कहीं वहीं कई सारा बच्चा पेंसिल रबड़ शेयर कर देता है। तो सहानुभूति को जन्म करना किसका काम है यहाँ, एनईपी 2020 का। वो जो अपना लक्ष्य रखा है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में। हाँ, तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास में दूसरा स्तंभ जो है उसका अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्टिव डोमेन में उसका क्या क्या काम है, तो हल्का से इशारा कर रहे हैं कि सहानुभूति। दूसरा वाला क्या होगा हमारा, बता सकती हो। तुम्हारी टीम वर्क। टीम वर्क मतलब ये देखो, खेल कूद के आपस में मिल के भाई बन जैसा, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, काम कर रहा है कि नहीं। अगर टीम में रहोगे तो जहां अपने मम्मी पापा के पास हो उनको भी खुश रखोगे, जब जब ब्याह शादी होगा तो अपने ससुराल को भी खुश रखोगे, है ना। जिसमें टीम वर्क नहीं है, तो टीम वर्क नहीं है तो चलो तुम लोग लड़की, तो लड़की वाला ही उदाहरण देते हैं। कई सारी लड़की ससुराल का ही या सीधा अलग हो गई, सास ससुर को छोड़ दी, देवर भैंसुर को छोड़ दी, ननद को छोड़ दी, बोले नहीं नहीं हमको अपना बोरिया बिस्तर क्या करना, अकेले रखना है। होता है कि नहीं होता है, बताओ। तो होता है। जो अकेला चलना चाहता है, हम समझ गए कि उसको वापस से जाके एनईपी का हमको पढ़ाना होगा और उसको टीम वर्क सिखाना होगा, कब जब वो बच्चा रहा होगा तब। तीसरा वाला क्या होगा बताओ, भावना पे नियंत्रण। भावना पे नियंत्रण का होता है, देखो कभी कभी तुम्हारे अंदर पे तेज गुस्सा आता है कि नहीं आता है। ये आता देखना है। आता है। प्रोग्राम बन गया ये कि बाप रे हम इसको खा ही जाएंगे। ये वाला जब गुस्सा वाला राक्षस आएगा तो बोलेगा बेटा ध्यान लगाओ, गुस्सा को कंट्रोल करो। उसका देखो, अगर तुमको जरूरत से ज्यादा हंसने का मन कर रहा है तो भी यह कंट्रोल करने के बाद कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अभी इतना ज्यादा तुमको एंजॉय करना नहीं है। और खूब अगर रोने का भी मन कर रहा है तो भी तुमको कंट्रोल करेगा, नहीं तुमको रोना भी नहीं है। तो जब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लोगे तो सबसे बड़ा तो जिनेंद्र यही हो गया, जो अपनी इंद्रियों पे जीत जाए, उसी को तो जिनेंद्र बोलते हैं। यानी तुमको तो कोई दुख ही नहीं होगा। तो भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब क्या, बच्चा अपनी भावनाओं को समझता है, उन्हें सही तरीके से व्यक्त और नियंत्रित करता है। इस पे ध्यान देना है। तो ये वाला कैसा स्तंभ हो गया, ये वाला तीसरा स्तंभ हो गया। कौन सा हो गया, तीसरा स्तंभ हो गया। सॉरी, ये तीसरा गुण हो गया। स्तंभ की बात अगर चल रही गुण। है, तो दूसरा वाला में चल रहा है, उसका क्या नाम है, अफेक्टिव डोमेन। क्या नाम है उसका, अफेक्टिव। यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे भावनात्मक पक्ष। और शुरू में कौन भावनात्मक, था हमारा, शुरू में था कॉग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक। तो हम लोग क्या क्या सीखे इसमें, तो हम लोग ये सीखे कि देखो, भावनात्मक विकास से बच्चा क्या बनेगा, बच्चा संवेदनशील होता है, जिम्मेदार होता है और संतुलित उसमें क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। भावना अच्छा रहना चाहिए। देखो यानी कि इसमें क्या विकसित हो गया, दयालुता। इसमें क्या विकसित हो गया, दयालु, सम्मान। ईमानदारी। और जिम्मेदारी का मतलब जितना अपना कर रहा है उतना समाज का भी कर रहा है। ये नहीं खाली स्वार्थ में डूब के खाली अपना जमीन जायदाद बना लिया, समाज को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, वो नहीं। तो पूरी जिम्मेदारी संतुलित है और आत्मनियंत्रण है। बड़ा होकर अफसर बनेगा तो घूस वगैरह नहीं खाएगा, गरीब का मदद करेगा, समाज का भलाई का काम करेगा। यही सब ना हो गया। अच्छा, तो तुमको तो ये दूसरा के बाद तीसरा स्तंभ न देखना है। तो तीसरा स्तंभ क्या होगा, बता जी। सकती हो। साइकोलॉजिकल। तो देखो यहाँ क्या लिखे हैं, मनोज्ञातम, छोड़ो हिंदी को, आओ साइकोमोटर डोमेन। क्या होता है, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन का मतलब है किसकी, हाथ से लेकर हमारा क्या है, शरीर का विकास। तो देखो इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। शुरू में छोटा बाद में बड़ा करेंगे, ठीक है ना यहाँ पे। जी।
तो यह बच्चे के कौशल और शारीरिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है। क्या है नाम है इसका? साइको मोटर डोमेन। साइकोमोटर हाँ, डोमेन। शरीर तक का। हाँ से शरीर तक, जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक लड़की बच्ची को दिखा रहे हैं, दिखाई दे रहा तस्वीर तुमको? दिख जी रहा है सर। सर। अच्छा, दिख रहा, तो देखो यहाँ पे यह लड़की चित्रकारी अच्छी कर रही है, यानी कौशल हो गया, चित्रकारी, हस्तकला, रचनात्मक अभिव्यक्ति। यानी दिमाग में जो चीज सोच रही है वह अपना कला के जरिए क्या कर रही है, व्यक्त कर रही है। तो हाथ चला रही है, ये साइकोमोटर हो गया। ये क्या, साइको, साइको का मतलब जो तुम्हारा साइकोलॉजी में, जो तेरा मन में छुपा हुआ है। अब मोटर का मतलब हो गया उसमें इंजन लगा दो। तो इंजन कहाँ लगा देगी? कलाकारी करके ना, हाथ में चाहे पैर में। हाथ में वाला देखो पेंटिंग कर रहा है। ये, हाँ, यहाँ ये वाला तस्वीर में साइको, यानी इसके पीछे विज्ञान छुपा हुआ है, वैज्ञानिक छुपा है। तो साइको को बाहर निकाला किससे? अपना हाथ से। परखनली में जाकर के रिसर्च कर रहा है, तो यहाँ प्रयोग कर रहा है। तीसरा वाला उदाहरण दे रहे हैं, इसके मन में साइको छुपा हुआ है, क्या? खेल खिलाड़ी बनने का। तो साइको का खिलाड़ी यहाँ कहाँ निकलेगा? पैर से निकल रहा है। ये लो फुटबॉल, बहुत डिएगो माराडोना हो गया। यानी कौशल का विकास हो रहा है, दौड़ना, कूदना, खेलना, समन्वय और शारीरिक संतुलन। ये सारा चीज को आजकल का गार्जियन जानती हो क्या बोलता है? अरे लड़का बेवकूफ है, 40 घंटा खेलता है। अरे भैया, 40 घंटा खेलता है, या तो इसका विकास ही हो रहा है ना? खेलना भी तो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो देखो, ये हमारा तीसरा स्तंभ हो गया। तो तीसरा स्तंभ में क्या समझी? साइकोमोटर डेवलपमेंट क्या होता है? साइकोमोटर डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चे का हाथ, पैर से लेकर शरीर हाथ का से। पूरा, जिससे वह कौशल का विकास करे। इसी में लड़का लोग आईटी कर लेता है। कोई लड़का पढ़ने में कमजोर होगा लेकिन बिजली का सारा काम कर देगा, देखी हो? कोई लड़का कमजोर है लेकिन स्कूटी खराब है ना, मोटरसाइकिल, तो सब कुछ बना देगा। इसका मतलब उसको, वह जी साइकोमोटर वाला डोमेन उसका मजबूत है। तो क्या चाहिए? हमको चाहिए उसको उसी पहलू में ट्रेनिंग करवाना, ताकि आगे चल करके अपना रोजी रोटी वो क्या कर सके, कमा सके। तो तुम्हारा एनईपी जो है, अब आ जाओ एनईपी का लक्ष्य आ जाओ। तो एनईपी का लक्ष्य क्या है? याद रखो, हमारा असेसमेंट बता दिए थे ना कि एक तो हमारा होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो देखो लर्निंग और एक असेसमेंट, सुनो, असेसमेंट। इसमें अब एनईपी बोलता है कि सबसे खराब होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्योंकि यह साल भर पढ़ो, कितना दिन पढ़ो, साल भर, यानी 365 दिन तुम पढ़ाई करती है, और उसका आकलन मात्र कितना घंटा में कर लेता है? 3 घंटा में। तीन यही ना घंटे वार्षिक परीक्षा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं योगात्मक। तो योगात्मक को बोलता है कि हम क्यों मान लेंगे, साल भर 365 दिन हम आकलन नहीं किए हैं, और 3 घंटा का आकलन में हम यह कैसे कह सकते हैं कि तुम साल भर में फेल किए हो? तो एनईपी बोलता है कि योगात्मक को गोली मारो। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है, वह कौन सा होता है? समेटिव होता है। बोलता है समेटिव नहीं चाहिए, हमको फॉर्मेटिव चाहिए। फॉर्मेटिव का मतलब हर दिन आकलन करेंगे, जहां बच्चे में जी कमजोरी दिखेगा तुरंत बता देंगे। काहे को इंतजार करें साल भर का? अगर हम तुरंत तुरंत उसकी गलती बताएंगे तो बच्चा तुरंत तुरंत गलती को सुधार करेगा, और बच्चा ज्ञान का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो हम ऐसा ना असेसमेंट करेंगे जहां पर लर्निंग हो, यानी फोर, देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है ऐसा असेसमेंट करे जो लर्निंग के लिए हो। जैसे डेली टोक देगी, अरे बाबू थोड़ा क ठीक से लिखो, अरे बाबू एबीसीडी ठीक से लिखो, तब ना बच्चा बड़ा होकर के एबीसीडी ठीक से लिख देगा। अब तुम साल भर एबीसीडी का टोका टोकी मत करो, और एक ही दिन परीक्षा ले लो 3 घंटे का, ना अभ्यास कराओ ना कुछ कराओ, तो फेल करेगा ही। तो ज्यादा अच्छा कौन होता है बता? असेसमेंट फॉर लर्निंग की असेसमेंट असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग? लर्निंग। ये वाला ऑफ ज्यादा अच्छा है। लर्निंग। लर्निंग। तो ये वाला की बात कौन करता है? तो ये वाला की बात करता है एनईपी। क्या करेगा? एनईपी। तो एनईपी करता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी डेली पढ़ाओ और डेली पूछो। तो इसीलिए सीबीएसई स्कूल वगैरह में डेली डेली क्या होता है जानती हो? डेली डेली टेस्ट टेस्ट होता होता है, है। फिर 7 दिन वाला टेस्ट होगा, फिर 15 दिन वाला हम्म, टेस्ट होगा, फिर 30 दिन वाला टेस्ट होगा, फिर तिमाही वाला, 3 महीने वाला टेस्ट होता है। उसके पापा परेशान हो जाते हैं, क्या करें, मेरा बच्चा का तो सालों भर परीक्षा लेते रहता है। अरे भैया, सालों भर जो ले रहा है वही तो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, वो एनईपी बात करता है। अच्छा चलो हम लोग आ जाओ इसमें। तो देखो, एक तो है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग में ये बच्चा जैसी गलती किया, एबीसीडी गलत लिखा, मम्मी आ गई, बोले अरे गोलू बहुत बढ़िया, तुम ए तो ठीक लिखे हो लेकिन बी को गड़बड़ कर दिए हो। तो तुरंत इसकी मम्मी सिखाएगी, टोकेगी, तो तुरंत ना बच्चा अपना सुधार कर लेगा। ये किसमें है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी डेली टोका टाकी वाला।
डेली टोका टाके करेगा, तो इसी को हिंदी में बोलते हैं नियमित फीडबैक। नियमित बैक। आती भाषा में बोलेंगे डेली टोको। डेली रोको, डेली टोको। तो डेली रोकेगी, डेली टोकेगी कब? जब गलती करे तब। तब बच्चा सुधार कर लेगा। तो जी। इसमें नियमित फीडबैक होगा, सीखने में सुधार हो ही जाएगा, क्योंकि जब जब डेली उसको कलम पकड़ के सिखाएगी तो अच्छा से सीखेगा ही वो। अच्छा, इसमें देखो, जब डेली टोका टाकी होगा तो बच्चा का भागीदारी होगा ना। बच्चा डेली बैठेगा हम्म। पढ़ेगा। तो बच्चा डेली बैठेगा पढ़ेगा तो बच्चा खुद का भी, तुम अच्छा तुम लोग स्क्रीन छोटा दिखाई दे रहा है मोबाइल में। ठीक ठीक है। है सर। ठीक है। ठीक है। हाँ। देखो, तो बच्चा अपनी कमी पहचान लेगा, आगे की सीखने का रणनीति बनाएगा। छात्र की भागीदारी अच्छी रहेगी, क्योंकि छात्र खुद का न मूल्यांकन करेगा। बोले मम्मी देखो, आज हम सुंदर से क लिखे हैं, सुंदर से ख लिखे हैं। और साथ में सह मूल्यांकन में भी एक्टिव रहता है। तो उद्देश्य क्या होता है? ऐसा आकलन का उद्देश्य होता है कि इसका पैराग्राफ देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी तेरा भविष्य बन रहा है। यानी सीखने को बेहतर बनाना, न कि रटवाना। तुमको सीखने को बेहतर बनाएगा, कौशल डेवलप कराएगा और समझ विकसित करेगा। यानी यहाँ पर जो सीखना होता है वह डेली चलता है। कहाँ चलेगा? डेली चलेगा। लेकिन इसका उल्टा देखो, इसका उल्टा जानती हो क्या है? वो समेटिव, जो साल में एक बार लेता है। साल में एक बार होता है, यानी इसकी मम्मी कभी एबीसीडी साल भर नहीं आई है पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। और खाली 3 घंटा का एग्जाम ले लिए है। तो 3 घंटा का एग्जाम ले लिए तो इसका नंबर कम आ गया, ये तो फेल कर गया। तो फेल कर गया तो देखो, ये गोलू बेचारा उदास हो गया, क्या करे, मेरा तो 45 नंबर ही आया है। तो अब बच्चे में क्या होगा? दबाव होगा, डर होगा। जब भी परीक्षा का बात सुनेगा, इसको टेंशन आ जाएगा। वो सोचेगा जैसे पिछली बार फेल किए थे, इस बार भी हम फेल कर जाएंगे। अच्छा, दूसरा देखो, एक हो कि मम्मी डेली एबीसीडी सिखाई और इसको बच्चा को कुछ नहीं सिखाई, साल खाली साल का अंतिम दिन आई है। तो अंतिम दिन आई तो भैया इसकी जानकारी क्या रहेगा बताना, सीमित न रहेगा। या आगे कुछ सीख, जी। अपनी जरूरत को तो पहचान ही नहीं पाएगा। अच्छा, तो ये क्या करेगा? समझेगा बुझेगा कुछ नहीं, चुपचाप से जाकर रटेगा कि ए ऐसा होता है और बी ऐसा होता है। तो ये लोग परीक्षा में कुछ लड़का रट के तो पास कर जाता है। लेकिन रट के जो पास करता है, तो याद रखना, यही जो लोग लड़का कौन सा बनता है? रटंतु लड़का बनता है। समझ को उसको कुछ नहीं है। बीएससी कर गया, एमएससी कर गया मैथ से, और एगो मैथ दे दो 10वीं का तो बेहोश हो जाएगा। देखे हो कि नहीं ऐसा कैंडिडेट को? जी जी। सर। में ज्यादा मिलता है यहाँ पे चाईबासा में। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन लोगों के पास बीएससी एमएससी करके बैठा हुआ है स्टूडेंट मैथ का, और 10वीं का मैथ ही नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा है? यानी उसका असेसमेंट कैसा हुआ था? तो उसका असेसमेंट हुआ था समेटिव असेसमेंट। गुरुजी डेली कलम नहीं सिखाए, खाली परीक्षा के दिन बता दिए। तो बच्चा लोग क्या किया? तो गेस पेपर जो होता है ना, गेस पेपर को पढ़ लिया, रट लिया, एग्जाम में लड़ गया तो हो गया पास। अच्छा ठीक है। तो एनईपी वाला समझ में आ गया ना कि हमारे लिए फॉर्मेटिव है कि समेटिव? बताओ ज्यादा अच्छा कौन है, बताओ। फॉर्मेटिव है फॉर्मेटिव। सर। हाँ, यानी ये वाला हमारा फॉर्मेटिव है। यानी फॉर्मेटिव का मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर और ये वाला लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। तो ऑफ वाला में इसका बुद्धि ऑफ हो जाएगा, एकदम टेंशन टेंशन रहेगा। और फोर में ये मम्मी से खुश, पापा से खुश, ये भी खुश, तो एक अंतर है। तो एनएपी कहाँ चिपकाएगी? एनएपी इधर चिपकेगा, यानी एनएपी इसकी बात करता है और इसकी बात एनएपी नहीं करता है। नहीं करता है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि पूरा समझ में आ रहा है, ये बताओ। पूरा समझ में आ जा रहा है सर। अच्छा, तो तुमको कैसा लग रहा है? आकाश लग रहा है कि झकास लग रहा है? जका। प्रकाश। ऐसे ही नींद को तोड़ने के लिए हम बोलते हैं, समझी? मजा आता है, हम कार्टून वार्टून डाल देते हैं ना, तो याद रखने में सुविधा होता है क्या? जी जी। सर। तो एनईपी 2020 का मानना है कि हर बच्चे की प्रगति महत्वपूर्ण है। तो ऐसा हर एक बच्चे का। इसलिए आकलन का उद्देश्य सीखने में सहयोग करना है, न कि लास्ट में परीक्षा लो और फेल कर दो। जैसे अभी देखो, ये वाला जो परीक्षा का उदाहरण जानती क्या देगी? झारखंड टेट। झारखंड टेट क्या कर रहा है? हम लोग को कलम पकड़ना तो सिखाया नहीं है। 10 साल तक कुछ नहीं आया है, जब हम्म। सीधा 10 साल बाद आ रहा है। तो अभी हम लोग झारखंड टेट के लिए कौन है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग की कंडीशन में है। हम लोग को टेंशन है कि नहीं, बताना। अच्छा, है। है। और यहाँ वाला जो आ जा, तो ये वाला तो भैया सीटेट है, हर एक बार परीक्षा ले रहा है, साल में दो दो हम्म। बार परीक्षा ले रहा है। तो इसमें हम्म। उतना टेंशन होता है क्या? नहीं होता। नहीं। नहीं। ज्यादा हो जा रहा है। खत्म हो नहीं हुआ है क्या?
और चलेगा लग रहा है। कितना पेज है अभी ये? 68 पेज है। तुम लोग पेज। अच्छा देखो, ये तो 30 मिनट होने वाला है ना? तो 30 मिनट होने वाला है तो हम लोग जो है सो नया लिंक भेजते हैं। किसी को लेट नहीं ना जी। होगा? 5:13 हो गया लेकिन क्या, मेरा भी हो क्लास। जाएगा सर। हाँ, प्राइमरी का पूछ लीजिए सर। मेरा मेरा अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, होगा सेक्टर एक सर। का इसी ये इसी सब में लिख दीजिए। इसी में 10 मिनट में देखो। इसी में है ना? कभी कभी तुम लोग का 3 बजे क्लास ले लेंगे, समझी? कभी कभी देखो, यहाँ सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। तो वह प्रक्रिया जहाँ बच्चे का आकलन साल भर चलता है, न कि केवल अंत में। सतत का मतलब लगातार चलते रहे हो। जैसे हम लोग खाना लगातार खाते हैं कि नहीं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कभी गैप करते हैं क्या? बताओ तो। नहीं। नहीं, नहीं करते हैं। डेली खाते हैं। डेली खाते हैं तो वही कंटिन्यूअस हो गया, यानी ऐसा मूल्यांकन जो कंटिन्यूअस चले। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब तुम्हारा खाली पढ़ाई वाला नहीं हो, पढ़ाई, लिखाई, खेल कूद, नेचर, भावनात्मक अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, फिजिकल डोमेन, सब तरह का हमारा जांच पड़ताल हो। वही हुआ तुम्हारा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्टर वाला ये वाला पीपीटी था, लैपटॉप में तो छोटा दिखेगा ना तुम लोग को। देखो अब कम, इसमें सबसे पहले अवलोकन साल में करेगा एक बार कि डेली डेली करेगा, बताना जरा। डेली 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 डेली। करेंगे। तो देखो इसकी मम्मी या इसकी मैडम डेली आ जा रही है, अरे आओ भैया, तुम तो बहुत अच्छा पढ़ लिए, तुम भी बहुत अच्छा लिख ली है। यानी अवलोकन यहाँ पे डेली करता है। तो डेली करता है तो देखो टीचर और स्टूडेंट के बीच में बॉन्डिंग भी रहेगा, और स्टूडेंट को डेली पढ़ने का आदत हो जाएगा। होगा कि नहीं डेली पढ़ने का आदत? अभी झारखंड टेट का हो नोटिफिकेशन जाएगा। तब लोग कोचिंग कर रही है, अगर नहीं निकाला था 10 साल तो कोई कोचिंग कर रहा था क्या? जैसे एग्जाम होता है वैसे हम्म। कोचिंग चालू हो जाता है। तो निरंतर अवलोकन में बच्चा पढ़ाई का क्या रहता है? टच में रहता है। अच्छा दूसरा, दूसरा है कि हम लोग निरंतर अवलोकन में खाली पढ़ाई लिखाई का अवलोकन नहीं करेंगे, हम लोग सारा गतिविधि का देखेंगे कि लड़की अकेले में पढ़ती है कि क्या करती है। अगर यदि हम लोग ग्रुप में देते हैं तो ग्रुप में टीम वर्क करती है कि नहीं करती है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा है। और खेलकूद में कैसा, देखो खेला खेला कूद आता है कि नहीं ये लोग। कला यानी डांस वांस भी करवाता है, संगीत यानी गाना वाना बजवाता है, प्रयोग करवाता है, यानी हर चीज में। खाली पढ़ाई लिखाई नहीं, टोटल गतिविधि में उसकी भागीदारी होनी चाहिए। तो टोटल गतिविधि में जी भागीदारी, तभी ना उसका जो डेवलपमेंट होगा कितना डिग्री वाला होगा? 360 डिग्री वाला होगा। यानी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कब होगा? हम लोग तमाम गतिविधि में करवाएं, पढ़ाने के साथ साथ क्या करें? खेलाएं कुदाएं, गाना बजाए, सब कुछ कराएं। इसीलिए अच्छा अच्छा स्कूल में डांस भी होगा, गाना बजाना भी होगा, और कल्चरल प्रोग्राम भी होगा जिसमें पेरेंट्स लोग को बुलाया जाता है। तो देखो सीसीई के प्रक्रिया में क्या समझिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और एक चीज देखो। अब देखो इसमें सीसीई में क्या करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट दे दिए, चलो भाई एक घर बनाओ और उसमें क्या करो कि अपना बगीचा उगीचा को सजा कर रखो, कैसे रखेगी। तो ये लड़की और लड़का मिलकर अपना एक प्रोजेक्ट बना रहा है, उसको चार्ट में ऐसा लगा दिया। तो परियोजना और असाइनमेंट देने से क्या होता है कि बच्चा उसको मिल करके टीम वर्क से करेगा, सीखेगा। प्रस्तुतिकरण कर जब भी करेगा तो बच्चे में क्या विकास होगा? रचनात्मकता का विकास होगा। बच्चे की तार्किक क्षमता हम्म। बढ़ेगी। बच्चे का समस्या का माने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगा। ये सारा फायदा होता है कहाँ? कंटिन्यूअस में, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन में, कि लगातार हमको जी वहाँ चलते रहना होगा। अच्छा, और अगला देखो, अगर भी हम लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन करेंगे तो जैसे ही बच्चा एबीसीडी गलत लिखेगा इसकी मैडम टोक देगी ना। और अगर भी बच्चा अच्छा अच्छा लिखेगा तो मैडम बोले वाह गोलू शाबाश। तो जरा सा तारीफ मिला तो गोलू भी एकदम चांद पे चला गया, अरे बाप रे हम तो टॉप हीरो हो गए। तो शिक्षक जैसी प्रतिक्रिया देता है यानी फीडबैक देता है, तो बच्चा क्या करता है? अपना समझ को सुधारेगा, प्रयास को सुधारेगा, और हमेशा बच्चा आगे बढ़ता है। तो इससे क्या क्या फायदा हुआ? बच्चे का अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया, बच्चे का प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है, और बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो ये सारा जो हम कहानी पढ़ा रहे हैं, उस कहानी का क्या नाम है? उस कहानी का नाम है सीसीई। क्या नाम है इसका? सी सी पीसी। सी सीसी यानी कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव। सी का मतलब कंटिन्यू कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब जैसे तुम सांस लेती हो लगातार, दिल धड़कता है लगातार, पलक झपकता है लगातार, कंटिन्यूअस।
वैसे ही तुमको आकलन कैसा करना है, दिल के जैसा धक धक जैसा धड़कता है वैसे डेली करो। डेली पलक के जैसा झपकाते हुए आकलन करो। और डेली तुम सांस जैसे लेते हो वैसे हर पल उसका आकलन करो। अच्छा, ये तो कंटिन्यूअस हो गया। और सी वाला, अगला सी क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि हम सोचो कि अगर बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो क्या खाली कॉपी और किताब देकर स्कूल भेजेंगे? नहीं। उसको ड्रेस पहनाएंगे, उसको टिफिन देंगे, उसको बाल बाल को कंघी करेंगे। यानी हमारा मूल्यांकन होना चाहिए वह व्यापक होना चाहिए, खाली कॉपी किताब तक सिमटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो सी का मतलब हो गया हमारा कंटिन्यू चलेगा। और अगला सी का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक चलेगा। और ई का मतलब एवोल्यूशन, यानी यह साल भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें अवलोकन कैसा होता है, बार बार होता है, एक बार ये होगा बात कि बार बार होगा, इसमें बताओ ना। बार 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 होगा। और अच्छा, अवलोकन के लिए हम लोग बच्चे को खाली पढ़ाई करवाएंगे कि तमाम गतिविधि में भागीदारी करवाएंगे, बताओ ना। तमाम तमाम गतिविधि। तमाम गतिविधि कर। गतिविधि में। ऐसे उदाहरण के लिए जैसे परियोजना दे दी, असाइनमेंट दे दिए, तुरंत फीडबैक देते हैं। और उसके बाद प्रगति जैसी करता है उसका रिपोर्टिंग करते हैं। तो तुरंत फीडबैक देने से बच्चे के चेहरे पे क्या मिलता है, इस तरह का मुस्कान मिलता है। मिल गया ना यहाँ पे मुस्कान। जी जी अच्छा, तो यही तो है तुम्हारा CCE। तो अब CC एग्जाम आएगा तो बन जाएगा। जी। जी सर। देखो तो आकलन कैसा चलेगा, एक बार कि साल भर, तो बोलना साल भर। तो यह आकलन साल अंत भर। होगा क्या, तो बोलना अंत में नहीं, यह शुरुआत से होता रहेगा, हर कदम पे सिखाएगा, हर कदम पे प्रगति का जांच करेगा, उसको सहायता देगा। और रिपोर्ट जो देगा, तो रिपोर्ट में क्या क्या दिया, प्रगति कर रहा है कि नहीं, कौशल विकास हो रहा है कि नहीं, व्यवहार और मूल्य सीख रहा है कि नहीं। सह शैक्षिक यानी कि को स्कॉलस्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, को स्कॉलस्टिक गतिविधि, सीख रहा है कि नहीं सीख रहा। तो यही तो है हमारा CCE। तो CCE का लक्ष्य क्या है बता सकती हो, हर एक बच्चे की समग्र और सतत समझ। प्रगति। यानी कौन सी प्रगति की बात कर गए, 360 डिग्री डिग्री होलिस्टिक। डेवलपमेंट। और इसी को एक और नाम दे दिया है, कौन सा नाम दिया है, हॉलिस्टिक। होलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। होली जो खेलती है ना, होली में एक स्टिक लगा दो, वही हो गया हॉलिस्टिक। सर शैक्षिक में ने। शैक्षिक का मतलब है तुमको खाली पढ़ने भेज दिए, तो स्कूल वाला अंताक्षरी करवाता है कि नहीं, डांस करवाता है कि नहीं, खेल कूद करवाता है कि नहीं, वही तो उसको को स्कॉलस्टिक हो गया। शैक्षिक का मतलब को स्कॉलस्टिक। जी। अच्छा, अब अब आ जाओ तुम्हारा, तुम्हारा जो आकलन था तो हम पढ़ा चुके थे ना, दो तरीके का होता है, एक होता है असेसमेंट फॉर, एक असेसमेंट ऑफ, एक वो तीन को होता है भाई, चार को होगा असेसमेंट। क्या क्या होगा, क्या क्या पढ़ाए थे, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और एक होता है हमारा जी असेसमेंट फॉर असेसमेंट लर्निंग, फॉर है ना। लर्निंग। और एक होता है लर्निंग। हमारा असेसमेंट एज असेसमेंट लर्निंग, एज लर्निंग। और एक होता है असेसमेंट पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग। अच्छा चलो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, खत्म तो नहीं होगा ये वाला क्योंकि पेज बहुत ज्यादा ना है, 68 पेज है, हम्म। देख रही है इतना। जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं तुम लोग को, आ रहा है सर। आ गया है ना। हम्म। आ गया है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला का, फिर हम समझाते हैं, छोटा कर दिया देखो यहाँ। रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो फॉर में जानती है एग्जाम में चुरा लेता है, यही वाला फॉर हो गया यार, ये वाला क्या होगा, फॉर हो गया। तो फोर का मतलब के लिए, फोर का मतलब क्या होता है, के के लिए। लिए। तो के लिए का मतलब ऐसा आकलन जो ज्ञान प्रदान करने के लिए होता है, ऐसा आकलन जो ज्ञान प्रदान करने के लिए होता है। तो यह कब होता है, जब पढ़ाई के दौरान, जैसे हम तुमको अभी पढ़ा रहे हैं और अभी एक सवाल पूछ लेंगे, तो जो हम सवाल पूछेंगे वह कहलाएगा आकलन। लेकिन यह आकलन का मकसद क्या है, तुम अगर गलत जवाब देगी तो हम तुमको कोई डिग्री थोड़ी देने जा रहे हैं फेल करने का। तुम गलत जवाब देगी तो हम तुमको क्या करेंगे, सही चीज बता देंगे। तो फायदा क्या हुआ, हम हम्म। आकलन भी कर लिए और तुम्हारी गलती पे तुमको समझा करके वापस से तुमको सही चीज बता दिए। तो यहाँ तेरा ज्ञान रुका नहीं, ज्ञान का क्या होगा, निर्माण हो गया। तो याद रखो कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वह हमेशा पढ़ाई के दरमियान होता है। लेकिन जब पढ़ाई खत्म हो जाए और उसके बाद जब आकलन करें, जैसे झारखंड टेट का जिस दिन हम लोग एग्जाम देंगे, तो उस दिन हमको गाइड कंप्यूटर नहीं ना ले जाने देगा।
यानी वह यह मान के जी। हमारी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, और उसके बाद जब वह सवाल पूछेगा तो हमको पढ़ने का तो मौका नहीं मिलेगा। यानी वह हो गया असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि तुम कितना पढ़े हो उसका हम जानकारी ले रहे हैं। तो वो वाला में पास फेल हो जाएगा, याद रखना, उसमें ज्ञान का निर्माण नहीं होगा। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग में ज्ञान का निर्माण इसलिए होगा क्योंकि यह लास्ट में परीक्षा थोड़े होता है। यह तो जैसे 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 पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सवाल पूछ रहे हैं, और जहां जहां गलती कर रही है वहां जी से जा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं, चूंकि हाँ, ज्ञान का यहाँ निर्माण यानी रचना हो रहा है, इसलिए हिंदी में बोलेंगे रचनात्मक आकलन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रचनात्मक हो रहा और है। ऐसे quality assessment में। अच्छा ठीक है। तो हो रहा है तो रश्मि तुम ही तो नया है, बाकी लोग तो पुराना है। रश्मि तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर, जहाँ नहीं समझ में आ रहा पूछ रहे हैं आपको, अभी समझ ठीक। रहे हैं। ठीक है। तो देखो ये तो बहुत अच्छा चीज होता है, सीखने का दौरान आकलन। ये सीखने के दौरान आकलन अभी परीक्षा ये लोग मैडम लोग ले रही है, लेकिन वो पास फेल वाला ये नहीं है, अभी पढ़ाई चल ही रहा है इसका। तो सब बच्चा क्या कर रहा है, प्रश्न भले गलत बना चाहे सही बना, मैडम तो इसको सिखा दे रही है ना। तो शिक्षक यह जानने के लिए आकलन करता है कि बच्चा समझा कि नहीं समझा, उसको कहाँ कठिनाई हो रही है, कौन सा अवधारणा उसको समझ में आ रहा है, किस बच्चे को कितना सहयोग चाहिए। तो शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक क्या करेगा, अगर ये तुमको दिक्कत हुआ अभी समझने में तो हम तुरंत अपना मेथड को बदल देंगे, उदाहरण बदल देंगे, एक्स्ट्रा तुमको वर्कशीट देंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाएंगे, छोटा छोटा ग्रुप में बांट देंगे, और लक्ष्य तय कर देंगे आज तुमको 2 का पहाड़ा याद करके ही आना है या समझ के ही आना है। उससे क्या होगा, तुम्हारा ज्ञान का रचना ना हो रहा है। यही तो है हमारा रचनात्मक आकलन। तो इसमें याद रखो कि रचनात्मक आकलन यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वह लगातार होगा, बच्चों की समझता है देखता है, इसका विश्लेषण में पता चल जाएगा बच्चे को कठिनाई कहाँ पर आ रही है। जैसे ही हमको पता चलेगा कि तुमको यहाँ पे दिक्कत है, वैसे हम क्या करेंगे, कार्रवाई यानी एक्शन लेंगे, अपना टीचिंग मेथड को सुधारेंगे, नया नया उदाहरण देंगे, और तुम्हारा सीखने का प्रगति को ऊपर की ओर ले जाएंगे। चला गया ना यहाँ ऊपर की तरफ में? जी तो इससे क्या होता है, इससे हमारा ये हो गया कि समझ में सुधार, आत्मविश्वास में वृद्धि, शिक्षक की शिक्षा योजना और प्रभावी हो जाती है, और हर एक बच्चे की प्रगति क्या हो जाती है यहाँ, सुनिश्चित हो जाती है। तो आज हमारा आज का क्लास फिलहाल के लिए इतना ही रहेगा। तो याद रखना कि इसमें रचनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, न कि जजमेंट देना। जजमेंट किसमें करते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, जैसे पास या फेल का डिग्री कब देगा, लास्ट वाला एग्जाम में देता है, जिसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी समेटिव वाला। और फॉर्मेटिव में हर बच्चे तक ज्ञान पहुंचना चाहिए, उसकी पूरी क्षमता को विकसित होना चाहिए। ये आज का क्लास हमारा इतना ही रहा। कल का क्लास जो होगा, कल का क्लास में हम लोग समेटिव असेसमेंट देखेंगे। क्या देखेंगे कल का क्लास जी में? समेटिव असेसमेंट से शुरू कर। 70%। तो फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक लग रहा है तुम लोग को, पीपीटी ठीक पसंद आ रहा है तुम लोग को? जी जी ठीक है, पढ़ो, फिर अगला क्लास लेंगे। मनीषा आ जाना वही 7 बजे तक। यस सर। ठीक है, बाय। वैसे बस।